इच्छा शक्ति, सफलता की ओर पहला कदम, दौलतमंद बनने की ओर पहला कदम। जब एडविन सी बार्न्स उस ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतरा तो उसके दिमाग में यह कतई नहीं आया था कि वह सिर्फ एक आगंतुक है, बल्कि वह एक राजा की तरह महसूस कर रहा था। जब उसने थॉमस अल्वा एडिसन के दफ्तर की ओर रुख किया तो उसका मन काम पर लग गया था। उसने मन ही मन खुद को एडिसन के सामने खड़ा पाया। उसने यह पाया कि एडिसन उसे जिंदगी भर का जुनून एवं चाहत पूरा करने के लिए अपने साथ काम करने का मौका दे रहा है। बार्न्स की चाहत सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, ना ही सिर्फ एक साधारण सी इच्छा थी, बल्कि वह इससे भी कहीं ज्यादा थी। यह एक ज्वलंत चाहत थी जिसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मन में यह निश्चय कर लिया था कि उसे यह हासिल ही करना है। मतलब उसकी चाहत निश्चित थी, उसका उद्देश्य दृढ़ था। जब वह एडिसन से मिला तो यह चाहत बार्न्स के लिए नई नहीं थी, बल्कि यह उसके मन में लंबे समय से सबसे अधिक हावी इच्छा थी। हो सकता है कि शुरुआत में यह चाहत सिर्फ एक इच्छा ही रही हो, पर वह जब एडिसन के सामने खड़ा हुआ तो वह सिर्फ एक इच्छा मात्र नहीं थी, बल्कि उससे भी कहीं मजबूत थी, कहीं दृढ़ थी। कुछ वर्षों बाद वह फिर से उसी दफ्तर में एडिसन के सामने खड़ा हुआ जहां वह पहली बार मिला था। इस बार उसकी चाहत वास्तविकता में तब्दील हो चुकी थी। वह एडिसन के साथ व्यवसाय करने लगा था। उसके मन में सबसे हावी सपना वास्तविकता में तब्दील हो चुका था। आज जो लोग बार्न्स को जानते हैं और उनसे ईर्ष्या करते हैं, वह बस इसलिए कि उन्हें लगता है कि बार्न्स को भाग्य की बदौलत एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला था। असल में उन लोगों ने बार्न्स को सफलता हासिल करने के बाद देखा हुआ था। सच कहूं तो उन लोगों ने कभी उसके सफल होने के कारणों पर गौर ही नहीं किया। एडिसन के ऑफिस में काम करते हुए 5 वर्ष बीतने के बाद भी बार्न्स को सफल होने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। नहीं ऐसा कुछ हुआ था जिससे वह एडिसन के साथ व्यवसाय में भागीदार हो सके। हर किसी के लिए वह एडिसन के दफ्तर में काम करने वाले सैकड़ों व्यक्तियों में से एक था, पर वह अपने मन पहले दिन से ही एडिसन के व्यवसाय का पार्टनर बन चुका था। बार्न्स की कहानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। बार्न्स सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसके मन में इससे बड़ी चाहत कोई नहीं थी कि उसे सिर्फ एडिसन के साथ काम करना है। उसने इसके लिए एक प्लान बनाया और अपने वे सारे रास्ते बंद कर दिए जिनसे वह पीछे पलट कर वापस जा सके। वह अपनी चाहत के साथ खड़ा रहा जब तक कि उसकी चाहत मन में हावी न हो गई हो और फिर वास्तविक रूप में न दिख गई। जब वह पहली बार ऑरेंज एडिसन के दफ्तर पहुंचा तो उसके मन में कतई इस तरह के ख्याल नहीं थे, मैं एडिसन से उसके दफ्तर में काम करने के लिए मौका मांगूंगा। बल्कि उसने यह कहा कि उसे एडिसन के साथ उसके व्यवसाय में साझेदारी बनाना है। उसने कभी यह नहीं कहा, मैं कुछ महीने यहां काम करूंगा, अगर मुझे यहां कुछ उत्साहजनक मौके नहीं मिलते तो मैं छोड़कर कोई और नौकरी की तलाश करूंगा। बल्कि उसने यह बात रखी, मैं कहीं से भी शुरुआत करूंगा, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं जो आप कहेंगे, जब तक कि मुझे आपके साथ व्यवसाय करने का मौका नहीं मिल जाता। उसने यह नहीं बोला, अगर मैं एडिसन के इस संस्था में असफल हो जाता हूं तो मैं दूसरे मौके की तलाश करूंगा। उसने बोला, मुझे जिंदगी में एक ही चाहत है कि मुझे महान थॉमस अल्वा एडिसन के साथ उनके व्यवसाय में भागीदारी बनाना है। इसलिए मैं पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद करके अपने संपूर्ण भविष्य को इसे हासिल करने में लगा दूंगा। बहुत पहले की बात है, एक महान योद्धा हुआ करता था जिसे एक बार युद्ध क्षेत्र में विजय पाने के लिए कड़ा निर्णय लेना पड़ा। उसे अपनी सेना को शत्रु के साथ युद्ध पर लड़ने के लिए भेजना था। शत्रु की सेना संख्या में उसकी सेना से बहुत बड़ी थी। उसने अपने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिकों तथा औजारों के उतरने के बाद उसने सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर युद्ध होने से ठीक पहले उसने अपने सैनिकों से कहा, आप देख रहे हो, सारी नावें जल रही है। अगर हम अपने शत्रुओं को मार नहीं देते तो अब हमारे पास वापस लौटने का कोई जरिया नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, या तो मिट जाओ या फिर अपने शत्रुओं का नाश कर दो। अंत में हुआ यूं कि वे लोग जीत गए। ठीक उसी योद्धा की तरह हर व्यक्ति के पास लौटने वाली नाव मिटा देनी चाहिए, जला देनी चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। जब जीत की चाहत जिंदगी के लिए जरूरत बन जाए तो सफलता निश्चित है। उस भयानक शिकागो शहर की आग में झुलसने के अगले दिन कुछ व्यवसायी शहर की एक गली में खड़े होकर राख बन पड़ी अपनी दुकानों को देख रहे थे।
उन्होंने एक सभा आयोजित की जहां वे यह निर्णय ले सके कि शिकागो शहर को फिर से बनाना चाहिए या फिर देश की किसी अन्य भूभाग में बेहतर आशाजनक जगह की खोज करनी चाहिए। हर कोई सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचा कि उन्हें शिकागो शहर छोड़ देना चाहिए और किसी बेहतर जगह की तलाश करनी चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। वह व्यवसायी जिसने रुकने और फिर से अपना स्टोर बनाने की हिम्मत जुटाई, उसने अपने साथी व्यवसायों से उंगली दिखाते हुए कहा, प्रिय मित्रों, मैं ठीक इसी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा, चाहे जितनी दफा यह जल जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। वह स्टोर बना, यहां तक कि आज भी उस राज्य की सत्ता में वह सबसे ऊंचा स्मारक खड़ा हुआ है। उस समय मार्शल फील्ड के लिए सबसे आसान रास्ता यही होता कि वह अन्य व्यवसायों की तरह उनके साथ शामिल हो जाते। जब उसके साथियों ने बुरे होते हालातों और धूमिल होते भविष्य को देखकर वहां से भाग खड़े हुए और आसान रास्ते की तरफ बढ़ चले। यही जो अंतर मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारों के बीच था, ठीक वही अंतर एडविन सी बार्न्स और अन्य उन कार्यकर्ताओं में था जो एडिसन के दफ्तर में कार्यरत थे। ठीक यही अंतर हर सफल और अन्य असफल व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक यही अंतर एक सफल नेता और असफल नेता के बीच होता है। हर इंसान जिसे पैसों की जरूरत है, वो पैसों की इच्छा रखता है। सिर्फ इच्छा रखना आपको धनवान नहीं बना देता। लगातार अमीर बनने की चाहत जब तक जुनून ना बन जाए और फिर उसके लिए निश्चित योजना बनाना एवं अमीर बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहना तथा असफल होने पर अपनी योजना पर विश्वास रखना ही हमें अमीर बनाने की ओर ले जाता है। इच्छा शक्ति के दम पर अमीर बनने के ये निम्नलिखित 6 कदम हैं जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकते हैं। 1, आप जितना धन कमाना चाहते हो उसे निश्चित कर ले। यह कहना पर्याप्त नहीं है मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। यह राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, जैसे 1 करोड़ रुपए। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। 2, यह निर्धारित कर ले कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल किया जा सके। 3, एक निश्चित तारीख तय कर ले आप कब तक वह धनराशि कमाना चाहते हैं। 4, अपना धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर ले और अभी से शुरुआत कर दे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार हैं या नहीं। 5, एक कागज पर साफ तौर पर यह सब लिख ले कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं, तारीख, इसके बदले आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं और अपनी योजना को भी लिख ले जिसके सहारे आप निश्चित धनराशि कमाना जा रहे हैं। 6, अपने लिखे हुए कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़ें उसे अपने नज़रों के सामने देखें, महसूस करें और इस बात पर विश्वास करें कि वह निश्चित धनराशि आपको हासिल हो चुकी है। ऊपर समझाए गए 6 निर्देशों का आपको पालन करना है। खास तौर पर आपको 6वां निर्देश कुछ ध्यान से पढ़ना है और उसे अमल करना है। आप यह शिकायत कर सकते हैं कि खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में कैसे देख सकते हैं जिसने वह धनराशि अर्जित कर ली है, जब तक आप उसे सच में हासिल ना कर ले। इसी वक्त मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, मजबूत चाहत की जरूरत होती है। अगर आपको सच में उस धनराशि को पाने की चाहत है और वो आपका जुनून है, तो आपको खुद को एक उस धनराशि को अर्जित कर लेने वाले व्यक्ति के रूप में देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लक्ष्य है धनराशि, बस आपको स्वयं स्वीकार करना है कि आपने वह धन अर्जित कर लिया। फिर देख लेना, प्रकृति आपको वह धनराशि अवश्य देगी। जो लोग धन के प्रति जागरूक रहते हैं वही अमीर बनते हैं। धन के प्रति जागरूक रहने से तात्पर्य यह है कि जो लोग लगातार धन के बारे में सोचते रहते हैं और धन की चाहत रखते हैं, वही लोग खुद को अमीर बनने की स्थिति में तभी देख पाते हैं जब असल में वे नहीं होते हैं। जिन लोगों को इंसानी दिमाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, वे लोग इन सिद्धांतों को अव्यवहारिक कह सकते हैं, पर ये 6 नियम हर किसी के जिंदगी में मदद कर सकते हैं। ये जानकारी उस व्यक्ति एंड्रू कार्नेगी के द्वारा मिली थी जिसने एक स्टील मिल में एक सामान्य मजदूर की तरह जिंदगी की शुरुआत की थी, पर इस सामान्य सी शुरुआत के बावजूद उसने इस सिद्धांतों को अमल में लाकर $10 करोड़ से अधिक दौलत कमा ली। ऊपर दिए 6 कदमों को थॉमस अल्वा एडिसन ने भी जांचा, परखा और फिर इसे सत्यापित किया कि ये 6 नियम सिर्फ धन कमाने में ही नहीं प्रयोग में लाए जा सकते, बल्कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं।
इन 6 कदमों को प्रयोग में लाने के लिए कोई खास मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी त्याग की ज़रूरत होती है, ना ही इन्हें अमल में लाने के लिए कोई बहुत अधिक शिक्षा की ज़रूरत होती है। पर इन कदमों का सफल प्रयोग पर्याप्त कल्पना के माध्यम से ही संभव है। इस बात को जानने की ज़रूरत है कि धन भाग्य या फिर अच्छी तकदीर से नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसकी कल्पना करनी पड़ती है। जिस किसी ने भी अपनी बेहतरीन तकदीर का निर्माण किया है, उन सभी ने एक निश्चित मात्रा में सपने देखे हैं, उम्मीद की है, ज्वलंत इच्छा रखी है और योजना बनाई है, इससे पहले कि वह निश्चित धनराशि अर्जित कर पाते। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सभ्यता के प्रारंभ से ही जितने महान नेता हुए हैं, वे बहुत बड़े स्वप्नदर्शी थे। अगर आप महान अमीर लोगों की अपने मन में कल्पना नहीं कर सकते, तो आप कभी अपने बैंक में उतना धन नहीं देख सकते। सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए जितने अवसर आज है, उतने अवसर इससे पहले कभी नहीं थे। इस भागती दौड़ती दुनिया में जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, उन्हें यह जानकर प्रेरणा मिलेगी कि आज दुनिया को नए विचार, काम करने के नए तरीके, नए नेता, नए आविष्कार, शिक्षा की नई तकनीकी, बेचने के नए तरीके, नई पुस्तकें, नया साहित्य, बीमारियों के नए इलाज और व्यापार तथा जिंदगी के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन सब नई मांगों के बीच एक बात निश्चित है कि अगर आपको जीतना है, तो आपके पास निश्चित उद्देश्य, ज्ञान और मजबूत इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। यह सब हासिल करने के लिए सच्चे स्वप्नदर्शी की जरूरत होती है, जो अपने स्वप्नों को कार्यों में तब्दील कर सके। सच्चे स्वप्नदर्शी हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। यही वे लोग होते हैं जो विश्व का सांचा बनाते हैं। जो सच में बड़े नेता हुए हैं, उन्होंने अपने सपनों, नए अवसरों और अनदेखी चीजों की वास्तविकता में बदला है। इन लोगों ने अपनी विचार शक्ति से शहरों, हवाई जहाज, फैक्ट्रियां, कार, बढ़िया स्वास्थ्य और जिंदगी को सुगम बनाने के नए तरीके का इर्जाद किया है। आज सपने देखने वालों में 2 जरूरी विशेषताएं होनी ही चाहिए: सहनशीलता और खुली सोच। जिन लोगों को नएपन से डर लगता है, उनके सपने शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। नेताओं के लिए आज से बढ़िया समय कभी नहीं था। आजकल बहुत ही प्रचुर मात्रा में व्यापार, आर्थिक और औद्योगिक कारण को नए सांचे में डालकर नए तरीके से काम किया जाने का वक्त आया है। अगर आप दौलतमंद बनने की योजना बना रहे हैं, तो किसी को अपने सपनों का मजाक मत उड़ाने दीजिए। अगर आप जीतना चाहते हैं, तो आपको उन व्यक्तियों के जज्बा को जीना पड़ेगा, जिनके भूतकाल में देखे गए सपनों ने सभ्यता को नई ऊंचाइयां दी, वह आत्मा दी जिससे हम लोग इस समाज में मिलजुल कर रह सके। आपको और हमें आगे बढ़ने की और दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। उस कोलंबस को मत भूलिए, जिसने एक अज्ञात दुनिया की कल्पना की और उसे खोजने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी। अंत में वह सफल भी हुआ। कोपरनिकस एक महान ज्योतिष, जिसने दुनिया की बाहुल्यता का सपना देखा और उसकी खोज कर दी। सच ही कहा गया है कि सफलता पाने के बाद सारी गलतियां माफ हो जाती है और असफल होने के बाद कोई बहाना भी काम नहीं करता। अगर जो आप चाह रहे हैं और वह सही है और उस पर आपको विश्वास है, तो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। आप अपने सपनों को झोंक दीजिए और अगर कभी आप अस्थायी रूप से असफल भी हो जाए, तो उन लोगों की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये अस्थायी असफलता कामयाबी का द्वार खोलती है। हेनरी फोर्ड एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति, जिसने बिना जानवरों के चलाने वाली गाड़ी का सपना देखा, उसने उस वक्त का इंतजार नहीं किया जब वो उसके पास ऐसे साधन उपलब्ध होंगे जो उस गाड़ी को बनाने के लिए मददगार होंगे, पर उसके पास जो कुछ भी था वहीं से काम करना प्रारंभ कर दिया और आज पूरी दुनिया उसके पहिए पर चल रही है। उसने दुनिया में इतनी गाड़ियां चला दी जितना किसी अन्य व्यक्ति ने कभी नहीं चलाई। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसे अपने सपनों पर विश्वास था। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत से चलाने वाली बल्ब का आविष्कार करने का सपना देखा। इससे पहले कि उसका यह सपना सच हो पाता, वह 10,000 बार असफल हुआ। सच्चे स्वप्नदर्शी काम को बीच में नहीं छोड़ते। लिंकन ने काले नौकरों की स्वतंत्रता का सपना देखा, अपने सपनों को कार्यान्वित किया और कभी इस बात को मन से जाने नहीं दिया कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका एक साथ संयुक्त हो जाएंगे, जब तक कि यह असल में हो नहीं गया। राइट बंधुओं ने हवा में उड़ने का सपना देखा और आज पूरी दुनिया हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मार्कोनी ने हवा में संदेश भेजने का सपना देखा। उसके सपनों का परिणाम यह हुआ कि आज हम सभी के पास रेडियो है, टीवी है और मोबाइल फोन है। साथ ही साथ मार्कोनी के सपने ने उसे उसका कैबिन और घर भी दिला दिया। इससे दुनिया का एक छोर में रहने वाला व्यक्ति को दूसरे छोर में रहने वाले व्यक्ति से जोड़ दिया।
तुरंत कुछ ही क्षणों में कोई भी समाचार, सूचना और मनोरंजन संपूर्ण विश्व में फैल जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और एक मनोवैज्ञानिक के पास इलाज के लिए ले गए, जब उसने उनसे यह बताया कि उसने एक ऐसे सिद्धांत की खोज की है जिससे हवा में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी तार के भेज जा सकते हैं। आज सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए बेहतर अवसर प्राप्त है। आज दुनिया को नए विचारों की आवश्यकता है, विश्व को नए आविष्कार की आवश्यकता है। आज दुनिया को आपके जैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है। संपूर्ण दुनिया में अवसरों की अब कमी नहीं है। किसी भी तरह के सपनों का पहला कदम मजबूत इच्छा शक्ति होती है। सपने उपेक्षा, आलसपन और महत्वाकांक्षा की कमी में नहीं जन्म लेते। ना ही अब विश्व सपने देखने वालों का उपहास करता है और न ही यह कहता कि यह अव्यावहारिक है। जिन लोगों को भी आज मनचाही सफलता मिली है, वे लोग बुरी शुरुआत और कई धड़कन रोक देने वाले संघर्षों से जरूर गुजरे होते हैं। उनकी जिंदगी में छप्पर फाड़ के सफलता तभी मिलती है जब वे गरीबी और संकट के दौर से गुजर रहे होते हैं। हेलन केलर जन्म से ही गूंगी, बहरी और अंधी थी। अपने इस दुर्भाग्य के बावजूद उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है। उनकी संपूर्ण जिंदगी इस बात का प्रतीक है कि किसी भी व्यक्ति की हार तब तक नहीं होती जब तक वो उसे स्वीकार नहीं कर लेते। रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ व्यक्ति थे। उनका बचपन गरीबी में बीता और बड़े होते होते उन्हें शराब की लत भी लग गई थी, पर प्रकृति ने उनके लिए कुछ बेहतर लिखा था। उन्होंने अपने सुंदर विचारों से कविताओं में समा बांधा था। उनका कविताएं लिखने का उद्देश्य दुनिया में बुराइयां हटाकर अच्छाइयां फैलाना था। बुकर टी वॉशिंगटन का जन्म गुलामी में हुआ। वे जाति और रंग से अछूत थे। वह सहिष्णु, सभी तरह के विषयों में खुले विचार वाले और एक सपने देखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सभी तरह की जातियों में अपनी अच्छी छवि बना ली थी। बीथोवन बहरे थे, मिल्टन अंधे, परंतु जब तक ये दुनिया रहेगी उनके नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में ऐसे ही लिए जाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सपने देखे और उन्हें साकार किए। अगले अध्याय में बढ़ने से पहले आप उम्मीद, विश्वास, साहस और सहिष्णुता की शक्ति को मन में पूरी तरह से बैठा लीजिए। अगर आपके पास यह मन स्थिति और इन सिद्धांतों के काम करने के नियम ढंग से पता है तथा इन्हें अमल कर रहे हैं, तो यह समझ लीजिए आप वह सब हासिल करने के लिए तैयार हैं जो आप चाहते हैं। सिर्फ किसी वस्तु की इच्छा रखने और उसे हासिल करने के लिए तैयार होने में फर्क होता है। किसी भी व्यक्ति का मन उस वस्तु को तब तक हासिल करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उसके मन पर पूरी तरह से यह विश्वास न कर ले कि उसे वह वस्तु मिल चुकी है। यह मनस्थिति विश्वास की ही होती है, ना कि सिर्फ उम्मीद और इच्छा की। इस तरह का विश्वास पाने के लिए आपका मन पूर्ण रूप से पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। पूर्वाग्रह होने पर आप इच्छा, साहस और विश्वास जगा नहीं सकते। गरीबी, कंजूसी, इन सब को हासिल करने से अधिक प्रयास खुशियां और समृद्धि को हासिल करने के लिए नहीं करना पड़ता। एक महान कवि ने अपनी कविता में यह सही कहा है, मैंने धन के लिए जीवन से सौदेबाजी की और जिंदगी आपको उससे अधिक नहीं देंगी। मैंने शाम को भीख मांगी, फिर मेरे पास प्राप्त कुछ सिक्कों को गिनने बैठ गया। जीवन बस एक नियोक्ता है, वह आपको वह देता है जो आप मांगते हो, पर एक बार आपने औकात नाप ली, उसके बदले आपको बहुत कम करना पड़ेगा। मैंने एक नौकर भाड़े पर लिया, सिर्फ यह जानने के लिए वह कितना निराश है। मुझे पता चला कि मैंने ईश्वर से कुछ भी मांगा होता, उसने राजी खुशी से भुगतान कर दिया होता। खुद को सफल व्यक्ति के रूप में महसूस कीजिए। हमेशा खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखें। उस व्यक्ति को सोचे जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं। हर दिन कुछ वक्त अकेले बिताएं। आराम से स्थिर होकर बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी चाहत और लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अपने आप को एक नए वातावरण में देखिए जिसकी आप कल्पना करते हैं। खुद को योग्य समझिए और आत्मविश्वास से ओत-प्रोत हो जाइए। पिछली सफलताओं को याद कीजिए। हर कामयाबी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, वह यह सिद्ध करती है कि आप योग्य हैं और सफल हो सकते हैं। पिछली सफलताओं को सेलिब्रेट कीजिए और जब भी आप निराश हो, उन कामयाबियों को याद कीजिए। लक्ष्य निर्धारित करें। साफ तौर पर यह तय कर ले कि आपको क्या चाहिए। इस बात से हमेशा चौकन्ना रहिए और अपने लक्ष्य से कभी भ्रमित ना होइए। जिंदगी के लिए सकारात्मक रवैया रखिए। खुद का सकारात्मक चित्र बनाइए। आपकी जिंदगी, कार्य और निर्णय सभी में विश्वास रखें और सकारात्मक रहिए। इच्छा शक्ति से प्राकृतिक नियमों पर विजय हासिल की जा सकती है। अब मैं आपको ऐसे पुरुष की असामान्य कहानी बताने जा रहा हूं जिससे ज्यादा चमत्कारिक पुरुष मैंने आज तक देखा ही नहीं। जिसे मैंने जन्म लेने के कुछ ही मिनट बाद देखा था। उसके कान नहीं थे। पहले तो डॉक्टरों ने कुछ भी बताने से मना किया, पर अब उन पर दबाव डाला गया तो उन्होंने बताया कि शायद यह बच्चा कभी बोल और सुन नहीं पाएगा।
मैं डॉक्टरों के विचार से सहमत नहीं था और मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस बच्चे का पिता हूँ। मैंने मनी मन डॉक्टरों के विचारों को चुनौती दे दी और खुद एक निर्णय ले बैठा कि ईश्वर बिना कान के मेरे बच्चे को इस दुनिया में भेज सकता है, पर वह उसे पूरी जिंदगी इस तरह यातनापूर्ण जीने के लिए विवश नहीं कर सकता। मैंने यह सोच लिया था कि मेरा बेटा सुनेगा भी और बोलेगा भी। यह मुझे नहीं पता था कि यह सब कैसे होगा, पर मैं इस बात पर जरूर विश्वास करता था कि जहां चाह है वहां राह है। मुझे महान एमर्सन की बात ध्यान आई, दुनिया की हर वस्तु सिर्फ एक ही बात सिखाती है कि वह है विश्वास। हमें सिर्फ विश्वास करके प्रकृति के नियमों का पालन करना है। यह हम सभी पर समान रूप से लागू होती है। कभी आंख बंद करके आवाज सुनिए, प्रकृति आपको रास्ता जरूर दिखाएगी। वह रास्ता सिर्फ एक ही था, इच्छा शक्ति। मैंने अपने अंदर ये इच्छा शक्ति जगा ली थी कि मेरा बेटा सारी जिंदगी गूंगा और बहरा तो नहीं रह सकता। मैंने इस इच्छा शक्ति को कभी अपने मन से जाने नहीं दिया, यहां तक कि एक पल के लिए भी नहीं। कुछ वर्षों पहले मैंने लिखा भी था, हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारे मन में पड़े विचार ही है। अगले ही पल मैंने बिस्तर पर लेटे हुए अपने नवजात शिशु को देखा और यह सोचा कि अगर यह सब सही है तो मेरा बेटा बिना कानों के भी सुन सकता है। मैंने प्रण कर लिया कि अब बच्चे के मन में कतई यह बात आने नहीं दूंगा कि वह सुन और बोल नहीं सकता। इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े, मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि अपने बेटे के मन में बोलने और सुनने की अपनी मजबूत चाहत के बीज रोप दूंगा और वह जरूर एक दिन बिना किसी उपकरण के सुनने और बोलने लगेगा। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ कि वह मेरे साथ सहयोग कर सके, मैंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को भी उसके अंदर जगाने की कोशिश करने लगा ताकि यह चाहत सत्य के रूप में हमारे सामने आ सके। मैं हर रोज उसके कान के पास यह सब बोलता ताकि मेरे बेटे का मन तनिक भी यह स्वीकार न कर सके कि वह सुन नहीं सकता। जैसे ही वह थोड़ा और बड़ा हुआ, वह आसपास की वस्तुओं पर ध्यान देने लगा। हमने यह महसूस किया कि बेशक बहुत कम ही, पर बच्चे को हल्का सा सुनाई तो देता है। जिस उम्र में बच्चे बोलने लगते हैं, वो बोल तो नहीं पाता था, पर वह कुछ आवाज़ों को सुन जरूर लेता था। बस हमें यही चाहिए था। मुझे यह विश्वास हो गया था कि मेरा यह तरीका काम कर रहा है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे उत्साहित कर दिया, अचंभित कर दिया एवं आशा से भर दिया। ऐसा कुछ इस साधन से हुआ जिससे हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। हम एक टेप रिकॉर्डर लाए हुए थे। जब उस बच्चे ने एक गाना सुना तो वह उत्साहित हो गया और गाने को सुनकर कुछ प्रतिक्रिया देने लगा। एक बार तो वह एक गाना चलाकर 2 घंटे तक खड़े खड़े सुनता रहा। हमें तब तक इस बात का पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब तक हमने आवाज की अस्थि चालन सिद्धांत के बारे में जानकारी नहीं थी। जब वह टेप रिकॉर्डर पर प्रतिक्रिया देने लगा था, मुझे यह मालूम पड़ा कि जब मैं उसके कानों के पास या फिर दिमाग के पास जाकर कुछ बोलता हूं तो उसे समझ आता है। मैंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को इसी माध्यम से उसके अंदर जगाता था, पर अभी तक जो परिणाम निकला था वह इतना उत्साहित करने वाला नहीं था। फिर भी मेरी इच्छा शक्ति ने मेरे विश्वास का साथ दिया और ऐसी किसी भी नकारात्मक बात को मन में आने से पहले ही निकाल फेंका। मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा का फल यह हुआ कि मेरा बच्चा मेरी आवाज़ को ठीक ठीक सुनने लगा था। मैं उसके मन में यह भरने से कभी नहीं चूकता था कि वह बोल और सुन सकता है। मैंने यह अनुभव किया कि बच्चों को दादी नानी की कहानी सुनना अच्छा लगता है। मैं ऑफिस जाता, वहाँ पर उसके लिए कहानी लिखता और रात में सुना था। साथ ही साथ उसके मन में यह भी भरता कि वह बिल्कुल ठीक है और सुन एवं बोल सकता है। एक कहानी जब मैं सुनाता हूं तो उसके हर बार एक अलग तरीके से सुनाता हूं, उसे अलग रंगों से भर देता हूं। उसका उद्देश्य उसके मन में यह भरना था कि उसका यह शारीरिक दोष कोई कमी नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन की एक बड़ी संपत्ति बनेगी। गीता में भी लिखा है कि कुछ अवसाद अच्छे के लिए होते हैं और मैंने ऐसी फिलॉसफी को आजमाया भी है और मुझे ठीक तरह से पता है कि हर कमी अपने साथ उतनी ही अच्छाइयाँ भी लिए होती है। मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा था इस कमी को किस तरह से उसकी संपत्ति के रूप में बदलनी है और मैं हर रोज उसे कहानियों में पिरोकर उसके मन में यह भरने की कोशिश करता उसकी यह विकलांगता को दुनिया के बड़े काम आ सकती है। मुझे यह बताया गया था कि उसके कानों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे सुना जा सके। इससे पहले कि मैं निराश होता, मेरी इच्छा शक्ति ने मेरे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। मैंने अपने बेटे के अंदर भी यह विश्वास जगा दिया था। सबसे खास बात उसकी अब यह थी कि वह मुझसे प्रश्न नहीं करता था और हर बात को मान लेता था। मैंने हर तरह से उसके मन में यह बात भर दी थी कि उसे अपने भाई से अधिक अच्छे परिणाम मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर यह बच्चा सभी अध्यापकों के लिए विशेष था, इसलिए उस पर अधिक ध्यान देना लाजमी था। उसकी माँ ने उन अध्यापकों से मिलकर यह समझा दिया था कि उसे अधिक ध्यान दिया जाए।
जब वह इतना बड़ा हो गया कि वह समाचार पत्र वितरण कर सके तो मैंने उसे यह समझाना शुरू कर दिया कि वह अपने भाई, उसका बड़ा भाई बाजार में समाचार पत्र बेचता था, से अधिक पैसा कमा सकता है, क्योंकि वह अपने भाई से अधिक बुद्धिमान और मेहनती है। हमने यह गौर किया, जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था उसकी सुनने की क्षमता बढ़ रही थी। दूसरी तरफ उसके मन में अपनी कमी को लेकर ध्यान देने की आदत कतई नहीं थी। जब वह 7 वर्ष का हुआ तब उसने पहली बार हमारी मेहनत को सफल सिद्ध किया। कुछ महीने तक उसने अपनी माँ से बाहर बाजार में समाचार पत्र बेचने की अनुमति मांगी, पर उसकी माँ उसके बहरेपन की वजह से डरी हुई थी। एक माँ की तरह उनकी भी चिंता वाजिब थी कि कहीं से कोई सुनाई न दे और कोई दुर्घटना हो बैठे। फिर एक दिन अचानक वहां मौका देखकर रसोई की खिड़की से कूदकर बाजार भाग गया। वहां एक मोची से उसने 6 सेंट लिए और उससे समाचार पत्र खरीदे, फिर बेच दिए। एक बार जब वह समाचार पत्र बेच चुका था तो उसने फिर से खरीदा और बेचा। यह उसने तब तक किया जब तक कि शाम नहीं हो गई। फिर उसने वापस आते समय मोची को उसके 6 सेंट वापस कर दिए। अंत में उसने पाया कि आज उसने 42 सेंट कमाए। जब हम लोग घर पहुंचे तो वह अपने कमरे में बिस्तर में सो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी में सारे पैसे दबा रखे थे। उसकी माँ ने मुट्ठी खोली तो सिक्के एकदम से गिर पड़े। वह अपनी बेटे की पहली कमाई पर भावुक होकर रोने लगी, जबकि मेरी प्रतिक्रिया विपरीत थी। मैं दिल खोलकर हंसा कि उसके मन में मेरे रोपा गया बीज एक आकार ले चुका है। उसकी माँ सोच रही थी कि उसका बेटा ढंग से सुन नहीं सकता, कहीं पैसा कमाने के चक्कर में रास्ते में बेटे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो। मैंने देखा एक बहादुर, महत्वाकांक्षी, आत्मनिर्भर व्यापारी को देखा जिसे अपने ऊपर पूर्णतः विश्वास था। उसने कदम उठाया और वह जीत गया। उसके काम ने मुझे बहुत खुशियां दे दी, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि जो मैंने उसके मन में रोपा है वह उसके साथ पूरी जिंदगी रहने वाला है। बाद में उसने इसे सही भी सिद्ध किया। जब उसे पाने बड़े बड़े भाई को कुछ चाहिए तो जमीन पर लेट जाता, पैर मारने लगता, रोने लगता और उस वस्तु को हासिल कर लेता। जब उस हल्का बहरा बच्चा को कुछ चाहिए होता तो पहले वह पैसा कमाता और उसे वह खरीद लेता। आज भी उसकी यह आदत है। मेरे बच्चे ने मुझे यह पाठ पढ़ाया कि एक विकलांग व्यक्ति अपने सामने पड़े पत्थरों को एक रुकावट के रूप में ना लेकर उनसे सीढ़ियां बनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। वह छोटा बहरा बच्चा हाई स्कूल और ग्रेजुएशन तक पहुंच गया, जबकि उसे तब तक नहीं सुनाई देता था जब उसके अध्यापकों उसके पास आकर जोर से ना बोले। हमने उसे गूंगे बहरों के विद्यालय में नहीं भेजा। हम नहीं चाहते थे कि वह संकोतिक भाषा सीखे। हम चाहते थे कि वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी गुजारे, और इसके लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ थे। यह इतना आसानी से नहीं हुआ, बल्कि हमें विद्यालय के लोगों से इस मामले में काफ़ी बहस भी करनी पड़ी। जब वह 10वीं कक्षा में थे तब उसने एक कानों में अच्छे से सुनाई देने के लिए एक मशीन लगाई, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब वह 6 साल का था तो शिकागो के रहने वाले डॉक्टर जे जॉर्डन विल्सन ने बच्चे को एक सर के एक भाग का ऑपरेशन किया था। उसने पाया कि उसके कान में ऐसी कोई भी प्राकृतिक अंग नहीं थी जिससे सुना जा सके। अपने कॉलेज के अंतिम दिनों में ऑपरेशन के 18 वर्ष बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने अपनी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट दे दिया। उसके पास एक ऐसी विद्युतीय मशीन मिल गई जिससे सुनाई देने में आसानी हो, जो उसने ट्रायल के लिए मंगाई थी। उसे उस मशीन प्रयोग करने में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसने ऐसे भी एक मशीन का प्रयोग करने की कोशिश की थी पर सफल न हो पाया था। अंततः उसने उस यंत्र को उठाया और यूं ही कान में लगा लिया। ये क्या, एक समान व्यक्ति की तरह आवाज सुनने की चाहत सच हो गई। उसने पहली बार इस तरह से आवाज सुनी थी जिस तरह से कोई भी सामान्य व्यक्ति सुनता है। ईश्वर अपने अजूबे बड़े रहस्यमय तरीके से करता है। वह आज बहुत प्रसन्न था। उस मशीन ने उसकी दुनिया ही बदल कर रख दी। तुरंत वह अपनी मम्मी का फ़ोन उठाने के लिए दौड़ पड़ा और बड़े आराम से उस दिन उसने पहली बार ठीक से अपनी मम्मी की आवाज़ सुनी थी। अगले दिन उसने पहली बार अपने प्रोफेसरों की ढंग से आवाज़ सुनी थी, पहली बार रेडियो सुना था और पहली बार सिनेमा भी सुना था। जिंदगी पहली बार लोगों से सामान्य पूर्वक बात सुन सकता था। दूसरे व्यक्तियों को जोर से नहीं बोलना पड़ता था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह दूसरी दुनिया में आ गया है। हमने प्राकृतिक गलती को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से अस्वीकार कर दिया था। इस दुनिया में उपलब्ध एकमात्र अभ्यास से हमने प्रकृति को अपनी गलती सुधारने के लिए मजबूर कर दिया था। इच्छा शक्ति ने अपना काम कर दिया था, पर यह काम अभी पूर्ण नहीं हुआ था। अभी भी लड़के को इस विकलांगता को एक संपत्ति में बदलना बाकी था। यह चमत्कार उसके लिए वह इतनी ही बड़ी बात थी कि उसकी आवाज की दुनिया बदल गई थी। वह इसी में खुश था। एक दिन उसने इस यंत्र के निर्माता को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपने अनुभव साझा किए थे।
फिर उसने कुछ लिखा, शायद कुछ ही जो रेखा में नहीं लिखा था बल्कि उन रेखाओं के बीच में लिखा हुआ था। इस कारण उसे न्यूयॉर्क के उस कंपनी से बुलावा भी आ गया। जब वह उस कंपनी के मुख्य अभियंता से अपनी बदली हुई दुनिया के बारे में बात कर रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार, एक प्रेरणा, आप जो भी नाम देना चाहे दे दे, उभर आई, जिससे उसकी कमजोरी को एक ताकत में बदल दी। उसे पैसे भी मिलने लगे और खुशियां भी आ गई। इस विचार का पूरा गढ़ जोड़ यह था, उसने लाखों बहरों लोगों की मदद करने की ठानी जो पूरी जिंदगी बहरे बनकर ही काट देते और इन यंत्रों के उपयोग के बारे में जानते ही नहीं हैं। उसने सोचा अगर उन्हें यह यंत्रों के बारे में पता चल जाए तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। उसने अपनी बदली हुई जिंदगी के बारे में बताने की ठानी। वह तभी इस निर्णय पर पहुंच गया था कि अब वह पूरी जिंदगी उन लोगों को मदद करने के लिए समर्पित कर देगा। उसने तुरंत कंपनी के मार्केटिंग सिस्टम की जानकारी ली और फिर उसने यह खोजने की कोशिश की कि किस तरह से ऊंचा सुनने वाले व्यक्तियों से बात की जाए और उन तक इन नई खोजी विधियों द्वारा पहुंचा जाए। जब उसने अपना प्लान बना लिया तो उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए कंपनी में बुलाया गया। प्रेजेंटेशन प्लान देते वक्त ही उसे 2 वर्ष का अपने एम्बिशन को आगे बढ़ने के लिए अनुबंधित कर लिया गया। जब वह ऑफिस जा रहा था तो उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। झलके भी क्यों ना, वह उन हजारों लोगों की जिंदगी संवारने जा रहा था और थोड़ा बहुत अपना सपना पूरा करने भी। जैसे ही वो उस हियरिंग एड बनाने वाली कंपनी से जुड़ गया, उसके तुरंत बाद ही उसने मुझे उस कंपनी में गूंगे और बहरे लोगों के लिए लेक्चर सुनाने के लिए बुलाया। इस लेक्चर का उद्देश्य यह था कि गूंगे और बहरे व्यक्तियों को सिखाया जा सके कि कैसे आसानी से बोला व सुना जा सकता है। इससे पहले मैंने इस तरह की शिक्षा के बारे में कभी नहीं सुना था। फिर भी संशय और इस बात की उम्मीद करता हुआ मैं वहां पहुंच गया कि मेरा वक्त बर्बाद नहीं होगा। मैंने वहां पहुंचकर पाया कि जो चाहत मैंने अपने बेटे में पैदा की थी उसकी वजह से उसके अंदर से बहरे लोगों के लिए बहुत कुछ कर गुजरने का लक्ष्य था। मैंने यहाँ पर यह पाया कि जिस सिद्धांत का मैं पिछले 20 वर्षों से प्रयोग कर रहा था उसी के माध्यम से वहाँ गूंगे और बहरे लोगों को उनके जीवन से आगे निकलने की सलाह दी जा सकती है। अपनी जिंदगी के बदलने के बाद से ही मेरा बेटा ब्लेयर और मैं दोनों लोग उन गूंगों बहरों के लिए लग पड़े। इसमें निश्चित ही कोई संदेह नहीं है कि अगर ब्लेयर की माँ और मैंने उसके दिमाग को आकार देने की कोशिश ना की होती तब वह जीवन भर गूंगा और बहरा बन सकता। जब ब्लेयर एक बड़ा हो गया था तब वो डॉक्टर इरविन वुरहुस, जो इन सब मामलों के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, वे मेरे बेटे का ढंग से निरीक्षण करने के बाद बहुत अचंभित हुए कि वह कैसे सुन और बोल सकता है जबकि सैद्धांतिक रूप से उसे सुनाई देना ही नहीं चाहिए। एक्सरे चित्र में भी ऐसा कोई द्वार नहीं दिखाई दे रहा था जिससे आवाज मस्तिष्क तक पहुंच सके। वे इस बात से अचंभित थे कि वह सुन कैसे पा रहा है। जब मैंने अपने बेटे से में इच्छा शक्ति के वे बीज बोए थे कि वह बोल और सुन सकता है, अपनी जिंदगी का एक सामान्य इंसान की तरह जी सकता है, तब प्रकृति ने कुछ ऐसा किया जिससे बाहरी दुनिया और उसके मस्तिष्क के बीच एक पल का निर्माण हो सके और वह सुनने को काबिल बन सके। उस बात का पता बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर भी नहीं लगा पा रहे थे। यह मेरे लिए भी ईश्वर के किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं अगर इस बात को पूरी दुनिया के साथ में साझा करता तो शायद मैं कभी खुद को माफ ना कर पाता। इस अनुभव को अभी सभी से साझा करके मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रहा हूँ। यह सब कुछ ऐसे नहीं हुआ, मुझे इस बात का विश्वास था क्योंकि इसका भी एक कारण था कि मुझे पता है कि अगर आपके अंदर कोई चाहत है और उसमें विश्वास हो जाए तो यह इच्छा शक्ति आपको कुछ भी हासिल करा सकती है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि एक मजबूत इच्छा शक्ति से आप किसी भी चीज को वास्तविकता में जन्म दे सकते हो। ब्लेयर ने खुद को एक आम इंसान की तरह सुनने का सपना देखा और उसने वह हासिल कर दिया। उसका जन्म एक अपंग बच्चे की तरह हुआ था जो इस बात के लिए काफी था कि बिना किसी चाहत के वे सड़कों पर पेन या कप बेचता नजर आए। अब वह विकलांग बच्चा कई लाखों लोगों की मदद कर रहा था जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है। यह सिर्फ मदद करना ही नहीं था बल्कि उसको रोजगार भी मिल गया था जिस वजह से वह आराम पूर्वक पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकता था। जो सफेद झूठ में बचपन से उसके मस्तिष्क में भरने की कोशिश कर रहा था कि वह अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकता है, उसने इस बात को सच सिद्ध कर दिया। दुनिया में ऐसा कुछ भी सही या गलत नहीं है जिसे मजबूत इच्छा शक्ति और विश्वास के द्वारा वास्तविकता में तब्दील ना किया जा सके। यह हर किसी पर समान रूप से लागू होता है। यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे इच्छा शक्ति को अपने बेटे की कमी को सुधारने के लिए प्रयोग किया। इससे अच्छा शायद ही किसी को इतना नजदीक इस सिद्धांत का प्रयोग करने का मौका मिले। अगर प्रकृति इस इच्छा शक्ति के सामने झुक सकती है
तो किसी व्यक्ति या इंसान की क्या औकात कि वह इस इच्छा शक्ति के सामने समर्पण ना करे। यही मस्तिष्क की शक्ति की विशेषता है। हमें यह नहीं पता कि यह कैसे काम करता है। हर व्यक्ति, हर जगह और हर वस्तु के लिए सिद्धांत बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। शायद इस बात को विज्ञान सिद्ध कर सके। मैंने अपने बच्चे के मन में वह बीज बोए जिससे वह सुन और बोल सके, और यह वास्तविकता में उसने सिद्ध कर दिया। मैंने अपने बेटे के मन में यह सुझाव दिया और वह अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बना सकता है, और उसने भी ऐसा कर दिखाया। ऐसे परिणाम किस तरह से आए, इसकी कार्य प्रणाली बताना कोई कठिन काम नहीं है। इस कार्य प्रणाली में 3 बातें हैं। पहली कि मैंने विश्वास किया अपनी उस इच्छा पर कि वह सामान्य रूप से सुन सकता है जो मैंने अपने बेटे को बताई। दूसरा कि मैंने हर उस उपलब्ध तरीके से अपनी बात को दृढ़तापूर्वक लगातार प्रयास से उस तक पहुंचाई। तीसरा महत्वपूर्ण, उसने मुझ पर विश्वास किया। कई वर्षों बाद मेरे साथ काम करने वाले एक सहयोगी बीमार पड़ गए। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। अंत में उन्हें अस्पताल में ऑपरेशन करने के लिए भर्ती कराया गया। जब वे ऑपरेशन थिएटर की तरफ पहियों वाली पलंग पर लेटकर जा रहे थे, तब मैं उनकी ओर देखा और यह सोच में डूब गया कि इतने दुबले पतले और कमजोर व्यक्ति का ऑपरेशन कैसे हो सकता है। क्या वो ऑपरेशन सफल हो भी पाएगा या नहीं। डॉक्टर ने भी हमें यह चेतावनी दे दी थी कि उनका बचकर वापस आना बहुत कम उम्मीद है। पर यह डॉक्टर की राय थी, यह मरीज की राय कतई नहीं थी। फर्क इससे नहीं पड़ता कि डॉक्टर क्या सोच रहा है, यहां पर फर्क इससे पड़ेगा कि मरीज क्या सोच रहा है। उसने जाते हुए मुझसे कहा, मित्र, चिंता मत कर, जल्द ही मैं वापस आऊंगा और आपके साथ काम पर लगूंगा। नर्स ने मेरी तरफ दया भरी नजरों से देखा, परंतु वह मरीज ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक ठीक होकर आ गया। सब कुछ सही होने के बाद डॉक्टरों ने मुझे बताया उसकी जीने की चाहत ने ही उसे बचा दिया। अगर उसकी इच्छा शक्ति ने मौत को मना न किया होता तो शायद वह बचकर वापस न लौट पाता। मैं इच्छा शक्ति में विश्वास करता हूँ। मैंने गरीबी से उठते हुए देखा है, लोगों को सैकड़ों असफलताओं के बाद सफलता की बुलंदियों छूते देखी है। लोगों को मैंने अपने विकलांग बेटे को एक सामान्य और सफल जिंदगी जीते हुए भी देखी है, जबकि जन्म लेते ही प्रकृति ने उसे कान दिए ही नहीं थे। इस अध्याय में आपने पढ़ा कैसे कोई अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर सकता है। मजबूत इच्छा शक्ति से आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोचते हैं। यह सब संभव है उस मस्तिष्क रसायन से जो प्रकृति आपको मजबूत इच्छा शक्ति होने पर खोलता है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, वह सब कुछ आप पा सकते हो जो आप सोचते हो।